नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। सभी लोग क्लास को पूर्णतः देखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोगों को बताना मैं चाहूँगा कि आपकी जो जूलॉजी की क्लास है वो पर डे अब संचालित की जाएगी। ठीक है, तो टाइमिंग भी मैं आपको क्लास के लास्ट में बताने का प्रयास करूँगा, जो एग्जैक्ट टाइम होगी लाइव क्लास की। तो आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी। थर्ड सेमेस्टर में दोस्तों नई शिक्षा नीति के अनुसार जो आपकी जूलॉजी है उसके पेपर का टाइटल है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायो इंस्ट्रूमेशन एंड बायोटेक्निक। यानी कि आपको इसके अंतर्गत मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में पढ़ना है, साथ ही साथ बायो इंस्ट्रूमेशन के बारे में भी आपको पढ़ना है और बायोटेक्निक के बारे में पढ़ना है। तो आज की ये क्लास जो स्टार्ट हो रही है नए सिरे से, इसमें हम दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर बाय चैप्टर बताने का प्रयास करूंगा। कुल मिलाकर के आपकी जूलॉजी में 8 यूनिट हैं। इसका सिलेबस भी मैंने आप लोग को बता दिया था। जिनको अभी सिलेबस नहीं पता है वो सिलेबस का वीडियो देख लेंगे। साथ ही साथ आप लोग से मेरा निवेदन है कि अगर हमारे इस चैनल पर आप लोग जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। और दोस्तों, जिनका एग्ज़ाम एमसीक्यू मोड में होना है, यानी ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर जिनका एग्ज़ाम होना है, उन सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। क्या आप ऑब्जेक्टिव क्लास चाहते हैं कि आपको जूलॉजी और बॉटनी की ऑब्जेक्टिव क्लास मिले? तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड आज जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पूरा का पूरा सॉल्व पेपर में देने वाला हूँ। क्वेश्चन को सॉल्व भी यहीं पर कराऊंगा। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आप सभी को पता है ये क्लास आपकी नई शिक्षा नीति के तहत चल रही है। आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हों, सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम कर दिया गया है सेमेस्टर वाइज, यानी थर्ड सेमेस्टर। ये सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर है दोस्तों, बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर। आपकी क्लास की टाइमिंग जो रहेगी वो अब आपको डेली शाम को, यानी रोज़ रात 8 बजे आपको केमिस्ट्री की क्लास मिलेगी। फिजिक्स की क्लास आपकी रहेगी 9 बजे से। और बॉटनी की क्लास दोस्तों, जो आपकी बॉटनी की क्लास होगी वो मॉर्निंग में मैंने टाइमिंग रखा है 6 बजे। मॉर्निंग में 6 बजे आपकी बॉटनी की क्लास और 7 बजे आपकी जूलॉजी की क्लास रहेगी। चलिए, तो आपकी फर्स्ट यूनिट का नाम क्या है दोस्तों? आपकी जो फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। यूनिट फर्स्ट आपका है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। सेकंड जो यूनिट है दोस्तों उसका नाम है प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो आज हम प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को डिस्कस करेंगे कि इनसे संबंधित जो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने हैं वो किस प्रकार के प्रश्न रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद में प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर भी बताने का मैं यहाँ पर प्रयास करूँगा। ओके, चलिए। तो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में जो आपको पहला प्रश्न तैयार करना है वो है व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। और आपको यूनिट के बारे में तो जानना ज़रूरी है कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, क्योंकि आपके चैप्टर का नाम ही है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो इस प्रश्न को आपको कंप्लीटली ध्यान देना होगा। सेकंड, आपको तैयार करना है डिफाइन mRNA, जो शॉर्ट टाइप, ये वेरी शॉर्ट टाइप जिन्हें अति लघुत्तरीय प्रश्न कहते हैं दोस्तों। इनकी जो शब्द सीमा होती है, जो शब्द सीमा इसकी है वो 50 शब्द होती है। तो डिफाइन mRNA आपसे पूछा जा सकता है। यही प्रश्न आपसे शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी आएगा, शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी आएगा। ठीक है, तो शॉर्ट नोट में भी आप क्या करेंगे, अगर आपसे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाएगा तब भी आपको mRNA और जो इससे संबंधित DNA और RNA भी कंप्लीट आपको पता होना चाहिए। तीसरा प्रश्न आपको इसमें जो ध्यान देना है वो है व्हाट इज सिग्मा फैक्टर, जो अभी तक का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न रहा है। ये हर यूनिवर्सिटी में पूछा ही गया है लगातार। 2012 से लेकर के 2018 तक का ये प्रश्न लगातार पूछा गया है दोस्तों अवध यूनिवर्सिटी में। वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के जो भी छात्र छात्राएं हैं उन सभी का एग्ज़ाम रिटर्न पैटर्न पर होना है। हालांकि अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है, तो ऑफिशियल नोटिस अगर आता है तो मैं आप लोग को बताने का प्रयास करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आपको जो तैयार करना है वो तैयार करना नेम द सिग्मा फैक्टर विच इज यूज टू प्रोमोटर
रिकॉग्निशन। दोस्तों आपको सिग्मा फैक्टर तैयार करना है। सिग्मा फैक्टर बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के 4 प्रश्न हैं। इन 4 प्रश्नों को आपको यूनिट फर्स्ट से तैयार करनी है। अगर ये 4 प्रश्न आप तैयार कर लेते हैं तो आपको कंप्लीट थ्योरी पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं है। इन 4 प्रश्नों को तैयार करिए और आप सेकंड यूनिट तैयार करिए। सेकंड यूनिट में जो प्रश्न है आपको पूरी थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में तो यही 4 प्रश्न से रिलेटेड प्रश्न बनेगा, इसके अलावा कोई भी प्रश्न पूछा नहीं जाना है। ठीक है, चलिए अब लॉन्ग टाइप प्रश्न की बात करते हैं। ठीक है, इसमें मैंने लॉन्ग टाइप क्वेश्चन लिखा है, यानी कि शॉर्ट और लॉन्ग दोनों प्रकार के, जिसे कहते हैं लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। ठीक है, तो दोनों प्रकार के यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न जो पूछा जाएगा वो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसक्रिप्शन, यानी ट्रांसक्रिप्शन से आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक्स। यूकैरियोटिक्स में आप ट्रांसक्रिप्शन से क्या समझ, देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि क्या है ट्रांसक्रिप्शन, क्या है, यानी ट्रांसक्रिप्शन से आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस, एक्सप्लेन करिए प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक। ओके, तो 5वां नंबर प्रश्न ये 100% अनिवार्य है। 100% आपके एग्जाम में ये प्रश्न आना है, चाहे ये शॉर्ट में पूछ लिया जाए आपसे, चाहे ये आपसे लॉन्ग में पूछ लिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों, ये लॉन्ग प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न है डिस्कस द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन। मॉडर्न कॉन्सेप्ट से प्रश्न पूछे जा चुके हैं तो इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन आप लोग को तैयार करना है। जीन क्या होती है सबसे पहले ये तैयार कर लीजिए, उसके बाद में इसके मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है उनको भी आपको तैयार करना है। तो ये क्वेश्चन आपको इसी, अगर क्वेश्चन जीन से आता है तो यही पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक। अभी तक मैंने आप लोग को बताया था यूकैरियोटिक, यानी कि यहाँ पर पूछा जाएगा डिस्क्राइब करिए प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, प्रोकैरियोटिक्स यानी प्रो ट्रांसक्रिप्शन बताना है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बताना है किसमें, प्रोकैरियोटिक्स में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों इसमें तैयार करना है राइट ए नोट ऑन ट्रांसक्रिप्शन। या तो आपसे ट्रांसक्रिप्शन पे राइट ए शॉर्ट नोट पूछ लिया जाएगा, या आपसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन आएगा, या फिर ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक आएगा। ठीक है, ये लॉन्ग में इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। तो दोस्तों जो भी प्रश्न आपकी यूनिट फर्स्ट से आने थे, यूनिट नंबर फर्स्ट से जो भी क्वेश्चन आने थे वो मैंने आप लोग को बता दिया। इससे बाहर एक भी प्रश्न आपकी यूनिट फर्स्ट से नहीं पूछा जाएगा। तो मैंने इस यूनिट में 8 प्रश्न बताए हैं, यानी 8 क्वेश्चन बताए हैं। ये 8 प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो यूनिट फर्स्ट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब मैं इसके साथ ही साथ इसमें से रिलेटेड कुछ आंसर भी बताने का प्रयास करूंगा। इसका सॉल्व पेपर भी दे देता हूं। ठीक है, तो आप सॉल्व पेपर इसका मैं यहाँ पर कंप्लीट नहीं दे रहा हूँ, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर है दोस्तों व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, समझते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। RNA सिंपल ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ए सेगमेंट ऑफ DNA इनटू RNA। दोस्तों जो ट्रांसक्रिप्शन है एक प्रकार का प्रोसेस है जिसके द्वारा सेगमेंट ऑफ DNA से RNA में किया जाता है। यानी कि दोस्तों आप कह सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन जो है एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जो कॉपी करती है सेगमेंट ऑफ DNA से RNA में। ठीक है, तो आप समझ गए कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है। द सेगमेंट ऑफ DNA described into RNA molecule that can encoded protein are said to produce messenger RNA। दोस्तों जो DNA सेगमेंट है वो ट्रांसक्रिप्टेड इनटू RNA, जो ट्रांसक्रिप्टेड किया जाता है किसमें, RNA मॉलिक्यूल में, दैट कैन इनकोडेड प्रोटीन, ये क्या होता है, इसे हम कह सकते हैं इनकोडेड प्रोटीन आर सेड टू प्रोड्यूस ए मैसेंजर ऑफ RNA। ओके, other segment of DNA are copied into RNA molecule called नॉन कोडिंग RNA, इसे हम नॉन कोडिंग RNA कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया पूछी जाए तो आप लिखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन
एक प्रकार का ऐसा प्रोसेस है जो क्या करता है दोस्तों, डीएनए सेगमेंट ऑफ डीएनए को कॉपी करता है किसमें, आरएनए में। ठीक है, इस सेगमेंट यानी डीएनए सेगमेंट को ट्रांसक्रिप्टेड किया जाता है किसमें, आरएनए मॉलिक्यूल में। दैट कैन इनकोडेड प्रोटीन, दैट कैन यानी ये कर सकता है, इनकोडेड प्रोटीन आर सेट टू प्रोड्यूस मैसेंजर आरएनए। ठीक है, अदर सेगमेंट की बात करें यानी दूसरे सेगमेंट की बात करें, आप दूसरे सेगमेंट ऑफ डीएनए की बात करें, आर कॉपी इनटू आरएनए, जो दूसरा सेगमेंट डीएनए का कॉपी करता है आरएनए मॉलिक्यूल में, इससे क्या कहा जाता है, नॉन कोडिंग आरएनए कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हिंदी में समझ लेते हैं कि हिंदी में ट्रांसक्रिप्शन को क्या कहा जाता है। तो ट्रांसक्रिप्शन को कहा जाता है दोस्तों प्रतिलेखन। प्रतिलेखन जीन अभिव्यक्ति में एक प्रकार का पहला कदम है जिसमें डीएनए के किसी एक भाग को आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा डीएनए में कॉपी किया जाता है। ठीक है, तो ये कॉपी करने की प्रोसेस क्या है, जो आपका दिया गया है डीएनए सेगमेंट या सेगमेंट आप डीएनए कह लीजिए। ठीक है, इसको क्या किया जाता है, आरएनए में कॉपी किया जाता है। तो ये किसके द्वारा होता है, ये ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा होता है। ठीक है, प्रतिलेखन के समय एक आरएनए पॉलीमरेज एक डीएनए अनुक्रम को पढ़ता है, यानी कि ये इसमें ट्रांसफर होता है और एक पूरक प्रति समांतर आरएनए स्ट्रैंड उत्पन्न करता है, जिसे क्या कहा जाता है, प्राथमिक प्रतिलेखन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, प्राथमिक प्रतिलेखन कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। जो क्वेश्चन पूछा जाए अगर आपसे, डिफाइन आरएनए, आरएनए क्या है, इसको परिभाषित कीजिए, तो आप लोग क्या बताएंगे, इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड इज सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल ऑफ आरएनए दैट कॉरस्पॉन्ड टू जेनेटिक सीक्वेंस ऑफ ए जीन एंड रीड बाय ए राइबोसोम इन द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग ए प्रोटीन। दोस्तों इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड एक प्रकार का सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है ऑफ आरएनए का। ठीक है, दैट कॉरस्पॉन्ड टू जेनेटिक सीक्वेंस, ये क्या करता है, कॉरस्पॉन्ड करता है किसको, जेनेटिक सीक्वेंस ऑफ ए जीन। ठीक है, एंड रीड बाय द राइबोसोम इन द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग ए प्रोटीन। तो इतना आप डिफाइन एमआरएनए में लिख सकते हैं। ये एमआरएनए का डिफिनेशन दिया गया है। आगे समझते हैं हिंदी में कि एमआरएनए क्या होता है। दोस्तों एमआरएनए एक प्रकार का एकल धागी रूपी अणु होता है। क्या होता है, एकल धागा रूपी अणु होता है जो जीन के अनुवांशिक अनुक्रम से मेल खाता है। जो क्या करता है दोस्तों, जीन जो होती है उसके अनुवांशिक अनुक्रम से मेल खाता है और प्रोटीन को संश्लेषित करने की प्रक्रिया में राइबोसोम द्वारा पढ़ा जाता है या राइबोसोम द्वारा उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये हिंदी में आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज सिग्मा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर क्या होता है, तो सिग्मा फैक्टर दोस्तों, ए सिग्मा फैक्टर इज ए प्रोटीन नीडेड फॉर द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। ए सिग्मा फैक्टर इज ए प्रोटीन, ठीक है, एक सिग्मा फैक्टर क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन है जो जिनकी नीडेड फॉर इनिशिएशन यानी जिनकी उपस्थिति होती है यानी आवश्यकता होती है। ठीक है, किसमें, ट्रांसक्रिप्शन यानी ट्रांसक्रिप्शन में, किसके, बैक्टीरिया के ट्रांसक्रिप्शन में। ठीक है, सिग्मा फैक्टर एक प्रकार का प्रोटीन है जिसकी आवश्यकता होती है किसके, बैक्टीरिया के ट्रांसक्रिप्शन में। इट इज़ ए बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर दैट स्टेबलाइज स्पेसिफिक बॉन्डिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू जीन प्रोमोटर्स। ओके, देखिए दोस्तों, जो सिग्मा होता है एक सिग्मा कारक यानी से कह सकते हैं एक सिग्मा कारक, जिसे सिग्मा कारक एक विशिष्ट कारक के नाम से जानते हैं, बैक्टीरिया में प्रतिलेखन की शुरुआत के लिए आवश्यक एक प्रकार की प्रोटीन है। बैक्टीरिया में दोस्तों ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत करने के लिए यानी इसकी शुरुआत करने के लिए एक आवश्यक प्रकार की प्रोटीन है। ठीक है, यह एक जीवाणु प्रतिलेखन दीक्षा कारक और जीन प्रोमोटर के लिए आरएनए पॉलीमरेज आरएनए के विशिष्ट बंधन को सक्षम बनाता है। दोस्तों यह पुरातन प्रतिलेखन कारक बी और यूकोरियोटिक कोशिका TFIIV के समरूप है। एक बात ध्यान रखिएगा,
सिग्मा कारक आपसे पूछा जाए अगर, ठीक है, सिग्मा कारक जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, सिग्मा फैक्टर। तो सिग्मा फैक्टर अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि सिग्मा कारक एक प्रकार का विशिष्ट कारक भी है जो बैक्टीरिया में प्रतिलेखन की शुरुआत के लिए आवश्यक एक प्रकार की प्रोटीन है। ओके, इतना आप लिख सकते हैं, अगर इतना ही लिख देंगे तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। तो आरएनए पॉलीमरेज के साथ सिग्मा कारक आरएनए पॉलीमरेज के जो होलिनेजाइम के रूप में भी जाना जाता है, इसे होलिनेजाइम के रूप में भी जाना जाता है। तो ये आप लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट, नेम द सिग्मा फैक्टर विच इज़ यूज फॉर प्रोमोटर रिकॉग्निशन। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप बताइए, नेम बताइए, उस फैक्टर का नाम बताइए जो यूज किया जाता है किसके लिए, यूज फॉर प्रोमोटर, तो आप लिखेंगे द सिग्मा फैक्टर ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज। अगर ये क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नेम द सिग्मा फैक्टर, उस सिग्मा फैक्टर का नाम बताइए जो यूज़ किया जाता है प्रोमोटर के लिए, ठीक है, तो आप लिखेंगे कि द सिग्मा फैक्टर ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकोजनिंग प्रोमोटर सीक्वेंस टू इनस्टेबलाइज ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। ओके, फिर लिखेंगे आप कि जो ट्रांसक्रिप्टेड, यानी कि ट्रांसक्रिप्टेड, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्टेड होना चाहिए दोस्तों, ट्रांसक्रिप्टेड इनकोडेड 3 सिग्मा फैक्टर इन प्राइमरी सिग्मा फैक्टर एंड 2 अल्टरनेटिव सिग्मा फैक्टर इन सिग्मा 28 एंड सिग्मा 54। इस प्रकार से आपको लिखना होगा। नाम बताना है जो प्रोमोटर के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसका नाम क्या है दोस्तों, उसका नाम क्या है, उसका नाम है सिग्मा फैक्टर। द प्राइमरी सिग्मा फैक्टर की बात करें तो सिग्मा फैक्टर 6 सिग्मा 66 है, एंड 2 अल्टरनेटिव की बात किया जाए तो सिग्मा 28 और सिग्मा 57। ओके, तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं जो मैंने आप लोग को बता दिया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों वह है डिस्कस द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन। जीन की आधुनिक अवधारणा की संक्षेप में चर्चा कीजिए। अगर ये प्रश्न पूछा जाए, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो जीन का जो कॉन्सेप्ट है वो जॉनसन ने दिया था। किसने दिया था, जॉनसन ने, डब्ल्यू जॉनसन ने जीन का कॉन्सेप्ट दिया था। डब्ल्यू जॉनसन ने दोस्तों जीन का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, हेडिंग डालेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, उसके बाद में लिखेंगे इन 1909 डब्ल्यू जॉनसन कॉइनेड द टर्म ऑफ जीन। डब्ल्यू जॉनसन ने जीन का टर्म कॉन्सेप्ट किया था, यानी बताया था दैट एक्ट एज द हेरिडेटी यूनिट्स। हाउएवर अर्ली वर्क डन बाय द सेवरल वर्कर्स propose the various hypotheses of explain the exact nature of genes. Okay, in 1906 यानी कि 1906 में डब्ल्यू वेटसन एंड आर.सी. पुनीत रिपोर्टेड द फर्स्ट केस ऑफ लिंकेज इन स्वीट पी एंड प्रपोज द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस थ्योरी। दोस्तों 1906 में वाटसन और आर.सी. पुनीत ने रिपोर्ट किया और फर्स्ट टाइम उन्होंने देखा, फर्स्ट केस उन्होंने क्या देखा कि लिंकेज इन स्वीट यानी कि मटर में एंड प्रपोज द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस थ्योरी। उन्होंने क्या देखा, पहला केस उन्होंने मटर में देखा था। ठीक है, पी जो होता है मटर, स्वीट मटर, उसमें उन्होंने ये केस देखा था और उन्होंने ये थ्योरी जो है दी थी। तो इस थ्योरी को किसने दिया था, तो आप कह सकते हैं 1906 में दोस्तों जो जीन का मॉडर्न कॉन्सेप्ट है 1906 में डब्ल्यू वेटसन और आर.सी. पुनीत ने रिपोर्ट किया। फर्स्ट टाइम उन्होंने देखा लिंकेज, यानी कि जो फर्स्ट टाइम उन्होंने देखा था ये किस में देखा था दोस्तों, मटर में देखा था, पी मटर के पौधों में उन्होंने देखा था और इसी के आधार पर ये थ्योरी उन्होंने प्रपोज की थी। ओके, अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ डोमिनेट करेक्टर हैज़ ए डिटरमाइंड एंड रिसीव character leakage determined. Okay, in 1926 T.H. Morgan described all the previous existing theory and put forth the postulate gene theory. दोस्तों 1926 में T.H. मॉर्गन ने डिस्क्राइब किया ऑल द प्रीवियस, जो पहले थ्योरी आई थी उनको एग्जिस्टिंग थ्योरी, यानी कि जो पहले थ्योरी दी गई थी उनको देखते हुए एक थ्योरी यानी कि एक एंड पुट फोर्थ द
पास्टुलेट जीन थ्योरी। जो पहले थ्योरी थी उनको देखते हुए एक प्रकार का यानी एक पास्टुलेट दिया जिसे जीन थ्योरी के नाम से भी जाना गया। ठीक है, तो 1926 में दोस्तों टीएच मॉर्गन ने डिस्क्राइब किया जो पुरानी थ्योरी दी गई थी, तमाम सारी थ्योरी थी, ठीक है, जीन को लेकर के, उनको एग्जिस्टिंग यानी उनको छोड़ करके एक यानी कि एक जीन का पास्टुलेट थ्योरी प्रपोज किया था। वो किसने किया था? टीएच मॉर्गन ने। ओके, कब किया था दोस्तों? 1926 में। ही थॉट द जीन आर अरेंज्ड इन लीनियर ऑर्डर ऑन द क्रोमोसोम एंड लुक लाइक बैंड ऑन द स्ट्रिंग। दोस्तों उन्होंने क्या दिया कि यानी कि इन्होंने सोचा, ही थॉट द जीन, जो जीन थी वो अरेंज की गई एक लीनियर ऑर्डर में ऑन द क्रोमोसोम्स एंड लुक लाइक बेड ऑन द स्ट्रेनिंग। ओके, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। इन 1928 यानी कि 1928 में विलिंग प्रपोज यानी कि विलिंग ने क्या किया? प्रपोज डेट द क्रोमोसोम, उन्होंने क्रोमोसोम को प्रपोज किया डेट एपार्चेट एज ग्रांटेड वुड बी जीन, यहाँ पर ग्रांटेड होना चाहिए वुड बी जीन। दिस थ्योरी जीन वाज वाल एक्सेप्टेड बाय द साइटोजेंटिस्ट इन 1933 मॉर्गन वाज अवार्डेड। दोस्तों इस थ्योरी के लिए, ठीक है, 1928 में तो बिलिंग ने प्रपोज किया था क्या? क्रोमोसोम्स, और उन्होंने अपेयर किया कि जो ये जीन का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दिस थ्योरी ऑफ जीन यानी कि ये जो जीन की थ्योरी थी ये वाल एक्सेप्ट यानी वाल थ्योरी के नाम से भी एक्सेप्ट की गई। और कब की गई थी? 1933 में। 1933 में जब ये वाल थ्योरी के नाम से प्रपोज की गई तब मॉर्गन को यहाँ पर दोस्तों अवार्ड दिया गया था। इस क्षेत्र में मॉर्गन को क्या मिला था? अवार्ड दिया गया था साइटोलॉजिस्ट के क्षेत्र में। ओके, नोबेल प्राइज से इनको सम्मानित किया गया था जीन की अवधारणा देने के लिए। तो यहाँ पर जिम्मेदार कौन है जीन की अवधारणा के लिए? तो मॉर्गन जिम्मेदार हैं। ठीक है, हिंदी में समझ लेते हैं दोस्तों कि जीन की अवधारणा, आधुनिक अवधारणा क्या है दोस्तों। तो जीन की जो आधुनिक अवधारणा है वो 1909 में जोहानसन ने जीन शब्द गढ़ा था जो अनुवांशिक इकाई के रूप में कार्य करता है। हालांकि कई कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए प्रारंभिक कार्य में बहुत सारे वैज्ञानिक ने अपना अपना कार्य किया। ठीक है, तो इनके प्रारंभिक कार्य में जीन की जो सटीक प्रकृति की व्याख्या करने के लिए विभिन्न प्रकार की परिकल्पनाओं का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन वो क्या हुआ? एक्सेप्ट नहीं हुआ था। लेकिन 1906 में डब्ल्यू वेटसन और आर.सी. पुनेट ने मीठे मटर में जुड़ाव से पहले मामले की सूचना दी और उपस्थिति या अनुपस्थिति सिद्धांत का प्रस्ताव दिया था। उपस्थिति या अनुपस्थिति सिद्धांत का प्रस्ताव दिया था जिसके अनुसार प्रमुख चरित्र का एक निर्धारण हो सकता था और आवर्ती चरित्र के निर्धारण में अभाव यहाँ पर रहता है। तो ये 1906 में किसने दिया था? डब्ल्यू वाटसन और आर.सी. पुनेट ने मटर में इस जीन को देखा था और उन्होंने प्रपोज किया था। फिर 1926 में क्या होता है दोस्तों कि टीएच मॉर्गन ने जो पिछले सभी मौजूदा सिद्धांत थे उनको त्याग दिया, उनको ख़त्म कर दिया और एक पार्टिकुलेट यानी कि एक पास्टुलेट जीन सिद्धांत को सामने रख दिया, यानी कि पास्टुलेट जीन सिद्धांत तैयार किया। उन्होंने सोचा कि जो जीन के गुणसूत्र पर एक रैखिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जो जीन है दोस्तों उसके जो गुणसूत्र हैं वो एक रैखिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं और एक स्ट्रिंग पर मोतियों की तरह दिखते रहते हैं। ठीक है, 1928 में दोस्तों बेलिंग ने प्रस्ताव किया। 1928 में बेलिंग ने एक प्रस्तावित किया कि दोनों में जो दोनों रूपों में दिखाई देने वाला गुणसूत्र है वो क्या होगा? जीन होगा। जीन के इस सिद्धांत को साइटोलॉजिस्टों ने अच्छी तरह से स्वीकार किया था। जो जीन का ये सिद्धांत उन्होंने दिया था बेलिंग ने, ठीक है, उसको सभी साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अच्छी तरह से स्वीकार किया। इसीलिए 1933 में मॉर्गन को जीन के सिद्धांत की वकालत करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। तो ये जीन की पूरी अवधारणा थी, आधुनिक अवधारणा जो मैंने आप लोग को बता दी है। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो मैंने बताया यही आप अगर तैयार कर लेते हैं तो ये मानकर चलिए कि हो सकता है ये प्रश्न 7 नंबर में आए, हो सकता है ये प्रश्न 10 नंबर में आए, लेकिन डिस्कस द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आने हैं। तो दोस्तों
4 प्रश्न का आंसर मैंने आप लोग को बता दिया, बाकी 4 क्वेश्चन जो बच रहे हैं, 5 क्वेश्चन बता दिए हैं, बाकी 3 का क्वेश्चन का आंसर मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, जो भी मुझसे संभव था मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। बाकी फर्स्ट यूनिट में इसके अलावा आपको कुछ और तैयार नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो थर्ड सेमेस्टर है उसमें आपको लगभग 75% मार्क्स मिले, तो उसके लिए जो रणनीति है वो आपको अपनानी होगी, केवल और केवल क्वेश्चन आंसर तैयार करने की। अब आपके पास 2 महीने का समय है, यूनिट कुल मिलाकर के 8 दी गई हैं। प्रत्येक यूनिट से अगर आपको 8 क्वेश्चन ही तैयार करने पड़े तो 8 गुणे 8 कितना हो जाएगा, 64 क्वेश्चन। ठीक है, इतना प्रश्न आपको तैयार करना है। इतना प्रश्न आप लिखेंगे, कैसे तैयार करेंगे, कुल मिलाकर के अगर दिनों की संख्या देखा जाए तो 60 डेज आपके पास हैं। अगर आप पर डे एक क्वेश्चन तैयार करते हैं, पर डे आप अगर एक क्वेश्चन तैयार करते हैं, तब भी लगभग आप 65 प्लस क्वेश्चन तैयार कर ले जाएंगे। ठीक है, तो यही रणनीति है। अब मैं केवल और केवल आपको थ्योरी की क्लास देने वाला नहीं हूँ, केवल और केवल क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट सॉल्व करा करके उनका पीडीएफ और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि लॉन्ग आंसर, मैं मॉडल पेपर भी आप लोग को तैयार करने वाला हूँ। मॉडल पेपर कल की क्लास में आपको मिलेगा। ठीक है, तो जो मॉडल पेपर है उसको प्रिपेयर करा करके, उसको तैयार करा करके पूरा का पूरा टॉपिक खत्म कर दिया जाए। ठीक है, 4 मॉडल पेपर मैं आप लोग को दूंगा प्रत्येक सब्जेक्ट के, यानी कि जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। ठीक है, 4 मॉडल पेपर। इसके अलावा जो यूनिट बाय यूनिट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैसा कि आज की यूनिट में बताया, उसी प्रकार से यूनिट बाय यूनिट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताऊंगा। उसके बाद में जो समय अगर बचता है तो समय के साथ साथ दोस्तों जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि प्रत्येक मॉडल पेपर में 5 प्रश्न आपके लॉन्ग टाइप के रहेंगे। ये लॉन्ग टाइप के जो प्रश्न रहेंगे इन्हीं को मैं आपको डिस्कस करा दूंगा, जिनसे आप अगर एक लॉन्ग प्रश्न तैयार करते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अगर आप एक लॉन्ग टाइप प्रश्न तैयार करते हैं, एक अगर लॉन्ग प्रश्न आप तैयार कर लेते हैं किसी भी टॉपिक से, तो आपका एक शॉर्ट और एक वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। रही बात ऑब्जेक्टिव पैटर्न के छात्र छात्राओं के लिए, जैसे कि डीडीयू यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं, तो डीडीयू यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है। ठीक है, उनके लिए मैं एमसीक्यू क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर चुका हूँ, यूनिट बाय यूनिट आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे करके, और 2 मॉडल पेपर यानी 100 क्वेश्चन का मैं मॉडल पेपर आपको दे दूंगा। ठीक है, 2 मॉडल पेपर करा दूंगा, उसी से प्रश्न आ जाएंगे। बाकी जो आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके लिए आपको मैं एक मॉडल पेपर दूंगा। जो मैं मॉडल पेपर दूंगा दोस्तों, उसी में आप लॉन्ग टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, वही आपके एग्जाम में आ जाएंगे। ठीक है, तो आज की ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों से मेरा निवेदन है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करने का प्रयास करिए। जो भी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम से आप ले सकते हैं पीडीएफ, और जो भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।